तो स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं नगर साम्राज्य का भाग 3 मतलब कॉन्सेप्ट नंबर 3 पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको कल पहला और दूसरा कॉन्सेप्ट बता दिया था, उसके अंदर जो भी छोटे छोटे सब कॉन्सेप्ट थे वो बता दिए गए थे। ठीक है, आप किताब लोग की उम्मीद है सामने बैठे होंगे, क्योंकि किताबों में से ही मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आपको किताबों में अंडरलाइन भी करते जाना, जो जो चीज़ मैं बताते जाऊँ, उससे आप खुद अपने बेहतर तरीके से नोट्स बना पाओगे और समझ पाओगे उसको, है ना। ये नहीं कि मैंने जो लिखवा दिया वही सर्वत्र हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी उसके पीछे, उसकी हेल्प के लिए मैं यहाँ पर वीडियोज़ बना रहा हूँ। ठीक है, चलो जी, तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैंने आज कुछ नोट्स बनाए ताकि आपको चीज़ों को बेहतरीन तरीके से समझाया जाए। समझना इंपॉर्टेंट है ना, तो इसीलिए कुछ नोट्स तैयार किए गए और उसी के बेस पे मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो जैसे कि हमने बताया था, हमारे जो लास्ट रूलर थे, यानी कि जो विजयनगर साम्राज्य के आखिरी राजा, या इनको राय भी कहा जा सकता है, उनका नाम क्या था? कृष्णदेव राय। क्या नाम था? कृष्णदेव राय। ठीक है, इनकी मृत्यु कब हो गई? तो इनकी मृत्यु हो गई थी 1529 में, इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अब 1529 में जब इनकी मृत्यु हुई तो कुछ विद्रोही उत्पन्न हो गए। कौन उत्पन्न हो जाएंगे? विद्रोही, उत्तराधिकारी विद्रोही। अब ये कौन होते जी? तो ये वो थे जैसे कि जिनको सत्ता चाहिए थी। अब कृष्णदेव राय के बाद इन्हीं का बेटा आएगा, है ना। पहले तो यही होता राजा का बेटा राजा बनेगा, तो कृष्णदेव राय के बाद इनका बेटा आएगा। तो इनके बेटे के खिलाफ कुछ विद्रोह हो गया कि जी ये नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि सत्ता के अंदर यही होता है कि कब कोई उसको मार दे, क्योंकि सत्ता के अंदर ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि राजा का सेनापति ही उसको मार के उसकी गद्दी हथिया लेता है, और ज़्यादातर ऐसे ही केस में होता है, इसमें भी ऐसे हुआ है। ठीक है, तो कुछ उत्तराधिकारी विद्रोही उत्पन्न हो गए, और उत्तराधिकारी विद्रोहियों की वजह से उन्होंने विद्रोह करना शुरू किया, और 1542 तक, फिर 1542 का समय आता है, और 1542 के अंदर केंद्र पर एक दूसरी वंश का आधिपत्य हो जाता है। और दूसरे वंश का जो आधिपत्य होता है वो आपको पता आखिरी वंश होता है, उसका नाम होता है आरवीडू वंश। आरवीडू वंश, इसे आरवीडू या आरवीडू भी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आरवीडू वंश, और 1542, और उसके बाद इसका ना, अब 1542 के बाद जैसे आरवीडू वंश आता है, उसके बाद इसका घटन होना शुरू हो जाता है, यानी कि ये साम्राज्य इसके बाद ये टूटने लगता है। टूटते 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 17वीं शताब्दी तक आते आते ये पूरा का पूरा खत्म हो चुका होता है। ठीक है, अच्छा, ये तो होगी कहानी इसकी। अब आपको पता है इसके अंदर टोटल में 4 वंश पढ़ाए थे, और कल मैंने जो ट्रिक बताई थी, क्या कल मैंने जो ट्रिक बताई थी वो था संगम सतुआ। ठीक है, ये एक ट्रिक है। सतुआ तो खाने वाला होता है ना, सतुआ, वही सतुआ। ठीक है, क्योंकि उससे याद रहेगा आपको। संगम वंश तो सभी को याद रहता है, सतुआ से याद रख लेना, उससे बाकी के 3 वंश याद हो जाएंगे। संगम मतलब संगम वंश, सा से मतलब क्या हो जाएगा? ये कौन सा वंश हो जाएगा? तो सा से हो जाएगा सुलुक वंश, ता से तुलुक वंश, और आ से आरवीडू वंश। ठीक है, सुलु वंश, तुलुक वंश, और ये तो हमने भी लिखा कहाँ, ये रहा आरवीडू वंश। तो ये 4 वंश थे, और चारों वंश किसके अंतर्गत पढ़ाए जाते हैं? विजयनगर साम्राज्य पर। हमारे इंपॉर्टेंट है कौन सा? ये वाला संगम वंश, क्योंकि संगम वंश से ही आप पे क्वेश्चन बनेंगे, बाकी से नहीं बनेंगे। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। आज जो हम पढ़ने वाले विजयनगर का तीसरा कॉन्सेप्ट, उसके अंदर क्या है? राजधानी तथा उसके प्रदेश पढ़ेंगे पहले तो। इसके अंदर छोटे छोटे 3 सब कॉन्सेप्ट हैं, जैसे जल संपदा, क्योंकि यहाँ पर जल संपदा के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था थी। जल को किस तरह से कैरी आउट किया गया था, क्योंकि ये जो स्थान है शुष्क प्लेस था। कैसा था? शुष्क मतलब थोड़ा सा ड्राई था। यहाँ पर पानी के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती थी, तो जिसके लिए बड़े बड़े मैं तालाब झील बनवाते, समझाऊंगा अभी कॉन्सेप्ट के अंदर कैसे कैसे। उसके बाद दूसरा है किलेबंदियां तथा सड़कें। किलेबंदी आपको मैंने कल बताया था हल्का सा हिंट कि इन्होंने पूरे के पूरे नगर को ही घिरवा दिया था, है ना, तो उसके अंदर पढ़ाया जाएगा। शहरी केंद्र, अब शहर के अंदर क्या क्या ऐसे केंद्र थे, ठीक है, जो विजयनगर साम्राज्य को फेमस करते हैं। तो ये 3 चीज पहले हम पढ़ेंगे इसके अंदर, उसके बाद फिर कॉन्सेप्ट नंबर 4 पढ़ेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। आओ, तो जो बुक उठा लो, बुक में 3.1 वाला पढ़ते हैं, जल संपदा। अब देखिए जल संपदा के अंदर यहाँ पर क्या था, सबसे हैरान करने वाली बात ये थी, आपको पता है कि जो विजयनगर साम्राज्य ये 2 नदियों के क्षेत्र से बना पड़ा है। ठीक है, मतलब ऊपर से आती कृष्णा और नीचे से आती तुंगभद्रा। ठीक है, और बीच वाले क्षेत्र को दोआब कहते हैं, और यहीं पे क्या है? विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, तो जो तुंगभद्रा थी ना, ये तुंगभद्रा इनकी लाइफलाइन थी एक तरीके से कह सकते हैं। तुंगभद्रा का ज़्यादा यूज़ किया करते थे। तो तुंगभद्रा से इन्होंने क्या बना दिया था, देखो यहाँ पर लिखा पड़ा है कि तुंगभद्रा का एक प्राकृतिक डैम था। क्या था? तुंगभद्रा नामक नदी थी, नामक नदी द्वारा प्राकृतिक
क्या बनाया था इन्होंने? प्राकृतिक इन्होंने बनाया था कुंड। और ये प्राकृतिक कुंड इसलिए इस तरीके से बनाया था कि इस प्राकृतिक कुंड का पानी जो है ना ये नगर तक भी लेकर के आ जाते थे, ठीक है। और इसके आसपास जो थी वो ग्रेनाइट की पहाड़ियाँ थी। कैसी? ग्रेनाइट एक तरीके का मिनरल होता है, ठीक है, उसकी पहाड़ियाँ इसके चारों तरफ मौजूद थी और ये पहाड़ों से ढका पड़ा था। इसके चारों ओर इनके चारों ओर बहुत सी पहाड़ियाँ थी जिससे कि अनेक जलधाराएं निकलती थी, ठीक है। जैसे मान लो कि ऐसा मान लेते हैं कि चारों तरफ पहाड़ियाँ और वहाँ से बहुत सारी जलधाराएं निकल रही है और वो जलधारा को सारे एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं। इसको क्या बोला गया? जिसको बोला गया प्राकृतिक कुंड, ठीक है ना। इसके अंदर तुंगभद्रा नदी का बहुत बड़ा रोल हुआ करता था, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद लगभग सभी बांधों को एक साथ मिला करके एक हौज, एक तालाब बनाया जाता था, ठीक है। एक तालाब बना करके, और ये क्या करते थे कि ये शुष्क था। देखो ये ना यहाँ पर पानी की थोड़ी सी किल्लत होती थी, शुष्क नगर था, इस वजह से यहाँ पर ऐसा काम किया जाता था। तो इस पे जो, अगर मैं बात करूँ इस पे जो बांध बनवाने का काम किसने किया था, तो ये कृष्णदेव राय ने। किसने किया था? कृष्णदेव राय ने बांध बनवाए। क्या बनवाए? बांध बनवाए, ठीक है। और उसके बाद और इन्हीं बांधों से इनकी जलापूर्ति भी की जाती थी। क्या की जाती थी? जलापूर्ति इन्हीं बांधों से की जाती थी पूरे नगर की, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। इसके बाद 15वीं शताब्दी की शुरुआत में सालों में एक वर्तमान कमलापुर, यहाँ पर एक फेमस जलाशय है कमलापुरम जलाशय। ये काफ़ी फेमस जलाशय है, बस इसका नाम याद रखना आप सब, कमलापुरम जलाशय, ठीक है ना। ये भी कब बना था? ये भी कृष्णदेव राय के दौरान ही बना था, ठीक है। और कमलापुरम की खास बात ये होती है कि इसका जो पानी है ना ये सिंचाई के लिए यूज़ किया जाता है। किसके लिए? सिंचाई के लिए यूज़ किया जाता है। और इसी का पानी राजकीय केंद्रों में, कहाँ? राजकीय केंद्रों तक भी लाया जाता है, ठीक है जी। चलो आगे बढ़े। अब उसके बाद बोला गया है कि यहाँ पर ना एक और फेमस नहर थी जिसका नाम था हरिया। क्या नाम था? हरिया। इसको हरिया या फिर हिरिया भी पढ़ते हैं, ठीक है। हिरिया या हरिया, कई लोग जल्दी इसको हरिया बोल देते हैं। तो हिरिया नहर भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फेमस था। अब हिरिया नहर इतना फेमस क्यों था भाई? 2 कारण से। जो हिरिया था ना ये क्या करता था? धार्मिक केंद्र और राजकीय केंद्र या फिर उसको नगरीय केंद्र भी कहते हैं। क्या कह सकते हैं? नगरीय केंद्र, ठीक है। धार्मिक, मैं बड़ा लिख रहा हूँ इसलिए राइटिंग थोड़ी सी अजीब से हो रही है, क्योंकि बड़ा लिखूंगा तभी दिखेगा इसके अंदर, ठीक है। केंद्र। तो यहाँ पर ये क्या करता था? जो हिरिया नगर है ये धार्मिक केंद्र और राजकीय नगरीय केंद्र को अलग अलग कर देता था, 2 हिस्सों में बांट देता था। ऐसा समझो कि ये बीच में से निकली, एक तरफ हो गया धार्मिक केंद्र और एक तरफ हो गया राजकीय केंद्र, ठीक है, या नगरीय केंद्र। तो ये काम कौन करता था? हिरिया नहर करता था। ये 2 भागों में बांट देता था, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बाकी तो इसका जो कमलापुरम जलाशय हो गया या फिर जो ये हिरिया नहर हो गई, इनका यूज जो मेजरली किया जाता था ना वो सिंचाई के लिए किया जाता था खेतों के अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जल संपदा के अंतर है, ठीक है ना। और जल संपदा के अगर 1-2 और बातें हैं वो मैं लिखवा देता हूँ, पहले मिटाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो इसके आगे 3 पॉइंट और मैंने बताया, ठीक है। 3 पॉइंट और है। जैसे पहला ये जलाशय जो था, जो ये कृष्णदेव राय ने बनवाया था, ये जलाशय का निर्माण सबसे पहले कृष्णदेव राय ने करी, ठीक है जी। तो ये जो जलाशय जो कृष्णदेव राय ने बनवाए थे, ये जलाशय हमेशा 2 पहाड़ियों के बीच में बनाए जाते थे, ठीक है। क्योंकि अब मेजरली क्या होता है ना, जो डैम होता है ना, जैसे कि मान लो कि एक ये पहाड़ी है, एक ये पहाड़ी है, ठीक है ना, इसके बीच में डैम को बनाया जाता है। क्योंकि डैम को क्या होता है? कनेक्टिविटी चाहिए होती है ना, कि अगर मान लो डैम बना रहे हैं और उसके आसपास कोई कनेक्टिविटी नहीं होती तो ये पानी के दबाव से ना ये डैम बह जाता है। इस वजह से कभी भी कोई डैम बनाया जाता है तो कोई भी 2 पहाड़ी या फिर कोई भी 2 पठार होना चाहिए, ठीक है, उसको कनेक्ट करके ही बनाया जाता है। इसलिए 2 पहाड़ियों के बीच में बनाया जाता था। और ये जो जलाशय जो बनाए जाते थे ना, तो इनकी जो पाइपों की लंबाई थी 15 किलोमीटर होती थी। कितनी? देखो 15 किलोमीटर इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये समय जो मैं बता रहा हूँ, ये समय चल रहा है 14वीं सदी चल रही है। अब 14वीं सदी या 15वीं सदी में टेक्नोलॉजी तो थी नहीं उतनी, लेकिन फिर भी देखो यहाँ पर कुशल कारीगर कितने थे कि वो 15 किलोमीटर दूर से पाइपलाइन बिछा के पानी को लाते थे।
आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर उस समय के टाइम पे एक थोड़ी बड़ी बात हो जाती है, ठीक है। इसीलिए उसके बाद इस जलाशय से आसपास के क्षेत्रों को सींचा जाता था। मतलब मेजरली जो काम होता था ना वो यही होता था, सिंचाई का, खेतों की सिंचाई का, ठीक है। तो ये जलाशय वाला पॉइंट खत्म हुआ। अगला हम पॉइंट पढ़ेंगे, ये कौन सा होगा, किलेबंदी तथा सड़कें वाला पॉइंट, ठीक है। चलो जी वो शुरू करते हैं। थोड़ा थोड़ा करके लिखना पड़ रहा है क्योंकि बोर्ड थोड़ा छोटा है इस वजह से, मतलब इससे थोड़ा, वैसे तो बोर्ड काफ़ी बड़ा होना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी मैं सारा का सारा कंटेंट दूंगा। तो अब इसके बाद हम पढ़ रहे थे क्या कि किलेबंदी तथा सड़कें, मतलब उस समय की सड़कें तथा किलेबंदियाँ कैसी थी। ये किलेबंदी का मैंने आशा आपको कल ही बता दिया था कि किलेबंदी से संबंधित ये चीज़ है कि जो नगर था ना वो पूरा का पूरा घेर दिया गया था। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने बताया था कि ये एक जगह है, इसके अंदर लोगों के घर है, ठीक है, घर है। अब जो खेती होगी जाहिर है इससे बाहर ही होगी, और खेती और जो जंगल होंगे वो कहाँ होंगे, मान लो इसके चारों तरफ है खेती और जंगल है, ठीक है ना, ऐसे हो गया। तो इन्होंने जो किले की दीवार थी वो कुछ ऐसे बना दी थी, कुछ इस प्रकार, भाई एक गेट इधर हो गया और एक गेट इधर हो गया, ठीक है। ये जो ये दोनों के दोनों यहाँ से ये दोनों द्वार होते थे मेन, यानी ये वाला नंबर 1 और ये वाला नंबर 2, ये मेन द्वार हुआ करते थे, ठीक है। इसके अलावा छोटे छोटे गेट यहाँ से भी दिए गए थे, पर ज़्यादा गेट नहीं दिए गए थे क्योंकि अगर ज़्यादा द्वार दे दिए जाएंगे तो फिर से खतरा हो जाता है, और जिस खतरे से बचना चाहते थे वही प्रॉब्लम कर जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से घेराबंदी की हुई थी। तो ये घेराबंदी के बारे में हमें बताते हैं अब्दुल रज़ाक। वीडियो चल रही है, हाँ। अब्दुल रज़ाक कौन थे जी? अब्दुल रज़ाक फारस के एक राजदूत थे, ठीक है ना। और ये इस शहर में घूमने के लिए आते हैं क्योंकि इनका काम क्या होता था, ये इस तरीके से राजदूत किसी भी कारणवश एक राजा अपना संदेश लेके जब दूसरे राजा के पास भेजता है, ठीक है, तो उसे राजदूत कहते हैं, है ना, संदेश लेकर के आता है राजदूत। तो ये अब्दुल रज़ाक नाम के व्यक्ति थे। जब ये यहाँ पर आते हैं, ये कहाँ आते हैं, कालीकट में आते हैं, कालीकट। ये कालीकट उस समय जगह का नाम था जहाँ पर ये आते हैं, ठीक है। अब्दुल रज़ाक शहर के किले से बहुत ही प्रभावित हुए, यानी जब इन्होंने देखा कि इतनी तगड़ी सिक्योरिटी है, ठीक है, कि मतलब जहाँ लोग रह रहे हैं उसको तो घेरा ही घेरा इन्होंने, इसके अलावा इन्होंने वन और जितने भी खेत है उन सबको भी घेर दिया है। तो इससे बड़े प्रभावित हुए। इन्होंने टोटल 7 किले पंक्तियों का उल्लेख किया, ठीक है, 7 किले पंक्ति जो कि अलग अलग बनाई गई थी, अलग अलग महीनों में थी, ठीक है। मतलब आर्किटेक्चर बेहद कमाल का, कहने का मतलब ये कि उस लेवल पे भी लोग ऐसा सोच सकते थे, ठीक है। तो उस चीज़ के बारे में इन्होंने बताया कि इन्होंने अब्दुल रज़ाक ने, और क्या बताया, किले के साथ साथ वन, मैंने जैसे बताया था वन और कृषि के क्षेत्रों को भी आपस में क्या कर दिया, घेर दिया गया, ठीक है। जिससे कि अब मैंने कल ही आपको बताया था कि ये ऐसा क्यों करते थे, क्योंकि हुआ ये था कि मैंने कहानी बताई थी आपको किसकी, राजा रतन सिंह की और किसकी, अलाउद्दीन खिलजी की, है ना, कि जब वो उनके किले के बाहर पंगत लगा के बैठ जाता था कि मुझे तुमसे तो लड़ाई करके जानी ही जानी है, मतलब मुझे पद्मावती को जीतना ही जीतना है, ठीक है। और लेकिन उसके लिए राजा रतन सिंह तैयार नहीं थे, उनको पता था कि वो हार जाएंगे उससे, ठीक है। इस वजह से वो बाहरी डेरा डाल के बैठा गया 2 साल तक। अब 2 साल तक वो बैठा रहा, तो 2 साल तक भाई किला क्या था, काफी दुर्ग था, दुर्ग मतलब काफी ऊंचाई पे था, ठीक है ना, और किले बंदी थी उसके चारों तरफ, पहाड़ के ऊपर था वो, और वो सब पहाड़ के नीचे थे। तो ऊपर से राजा रतन सिंह के लिए इजीली था उन सब पे नजर रखना, लड़ना इजी नहीं था। तो उन्होंने सोचा कि आज चला जाएगा कल चला जाएगा। वो 2 साल तक डेरा जमा के रखा था, क्योंकि उसको भी पता था कि इनको हम भूखा ही मार देंगे और ये भूख की वजह से बाहर तो निकलेंगे ही निकलेंगे। और ऐसा ही कुछ हुआ कि राजा रतन सिंह को झुकना पड़ गया उसके सामने, ठीक है। और इसी चीज को यहाँ देखा जाता है एक बहुत ही अच्छे तरीके से कि इन्होंने पूरे के पूरे किले को ही घेर दिया। अब आपको खाने पीने की भी दिक्कत नहीं है, खेती वेती तो समंदर ही कर रहे हो, तुम बाहर लगे रहो, बैठे हुए, कोई दिक्कत नहीं है, बाहर बैठे रहो, ठीक है। तो इस वजह से ये बहुत ही ये जो सिस्टम था, ये जो किलेबंदी थी, बहुत ही खतरनाक थी, ठीक है। आगे बढ़े। सबसे बाहरी दीवार शहर के चारों ओर बनी पहाड़ियों को आपस में जोड़ती थी, यानी कि जो बाहर वाले मैंने आपको बताया ये वाला, ये जितने भी पहाड़ थे ना बाहर के, वो सबको आपस में कनेक्ट कर देती थी एक दूसरे से, तो एक बॉन्ड बन जाता था ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद इसकी आकार जो शुंडाकार थी, कैसे थी इनके आकार, शुंडाकार। और शुंडाकार, उसके बाद इसके जो पत्थर थे ना, ऐसे नहीं थे कि किसी सीमेंट का यूज किया जा रहा था ना, इसके पत्थर का जो आकार था वो फन्नाकार था। फन्नाकार मतलब एक खांचे, जैसे मान लो कि एक पत्थर ऐसे तो दूसरा हमने ऐसे लगा दिया तो ये दोनों आपस में कनेक्ट हो गए,
ये दूसरा आपस में कनेक्ट हो गए कुछ इस प्रकार। इन पत्थरों के अरेंजमेंट को इस प्रकार रखा जाता था कि अपने आप में ही क्या होता था या एकदम से कनेक्ट हो जाते थे। हाँ, इसके अंदर एक गीली मिट्टी और थोड़ा सा गीली मिट्टी और हल्का सा बलुई मिट्टी का यूज किया जाता था बस, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं। उसके बाद पहली, दूसरी तथा तीसरी दीवार में जुते हुए खेत मिले, यानी कि इन्होंने भाई अब्दुल रजाक ने कितने 7 पंक्तियों का उल्लेख किया ना, अब्दुल रजाक ने 7 पंक्तियों का, जिसमें से पहली, दूसरी और तीसरी पंक्ति के अंदर उनको क्या मिले, जुते हुए खेत, और क्या मिला, घर, और क्या मिला, बगीचे। उसके अलावा फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते गए वैसे वैसे इन्होंने उसके बारे में व्याख्या करते गए। इन्होंने एक चीज और बताई थी, इन्होंने ये बताया था कि जो पहली पंक्ति थी ना, पहली पंक्ति से लेकर के यहां से लेकर के मान लो इस जगह पर मेन राजा का घर है, राजा, ठीक है जी, इसकी जो दूरी थी, इसका डिस्टेंस ही बहुत था, यहां से पहले से लेकर इसका डिस्टेंस ही बहुत था। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई दूसरा राजा आक्रमण भी करेगा और वो पहली पंक्ति को पार करके दूसरी तक जाएगा, तब तक तो वो राजा तैयार बैठा होगा वहां पे, ठीक है। इसकी लंबाई, दूरी बहुत थी, और इसके बीच में फिर ऐसा था, लेवल्स थे, आपको 7 लेवल्स पार करके जाना है। समझ रहे हो बात को? कुछ इस तरीके से इन्होंने किलेबंदी कर रखी थी, इसलिए इंपॉर्टेंट है किलेबंदी। अभी कुछ और पॉइंट है, इसको मिटाता हूं, फिर लिखता हूं, फिर समझाता हूं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, इसमें कुछ पॉइंट और बचे, उसके बाद ये भी पॉइंट खत्म हो जाएगा। देखिए, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ये घेराबंदी की जाती थी ताकि लोग खाने की जो खाद्य समस्या होती थी उससे बच सकें, ठीक है। क्योंकि पहले के टाइम पे तो लोग अन्नागार वगैरह रखते थे बड़े बड़े, लेकिन वो भी खत्म हो जाएंगे ना, कब तक रहेंगे, वहाँ शत्रु बैठा हुआ है, आपके घात लगाए, तो इस वजह से वो किलेबंदी करते थे। किलेबंदी के आगे चलते तो यहाँ पर बोला गया दूसरी किलेबंदी नगरीय केंद्र, ठीक है, और आंतरिक भागों के चारों ओर बनी हुई थी, और तीसरी वाली शासकीय केंद्र। तो आपसे पूछेगा कि शासकीय केंद्र को कौन सी वाली किलेबंदी ने घेरा था, तो शासकीय केंद्र को तीसरी वाली किलेबंदी ने घेरा था। कौन सी वाली ने? तीसरी वाली किलेबंदी ने शासकीय केंद्र को घेरा हुआ था, और दूसरी वाली किलेबंदी ने नगरीय केंद्र को घेरा हुआ था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है। शासकीय केंद्र और नगरीय केंद्र दोनों अलग अलग केंद्र थे। शासकीय केंद्र में राजा रहेगा और नगरीय केंद्र में उनकी प्रजा रहेगी, ठीक है। तो शासकीय केंद्र को तीसरी वाली किलेबंदी ने घेरा था, और नगरीय केंद्र को कौन से? नगरीय केंद्र या आंतरिक भागों को, है ना, किस वाली ने? किलेबंदी ने, दूसरी वाली किलेबंदी ने घेरा हुआ था। सही है। यहाँ पर अगला इंडो इस्लामिक पद्धति। यहाँ पर इंडो इस्लामिक पद्धति का यूज किया गया। किसका? इंडो इस्लामिक पद्धति। ये क्या होता है? तो ये इंडो इस्लामिक पद्धति कहने का मतलब है कि जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था तराइन के दूसरे युद्ध के 1992 में, तो 1192 में, तो उस समय क्या हुआ ये था कि जब वो आए तो उन्होंने, जैसे आपको पता है कि कुछ बनवाया अपने अपने टाइम पे, हर किसी राजा ने कुछ बनवाया है, ठीक है। जैसे कि भाई शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, तो आपको ताजमहल देखा होगा आपने, उसके ऊपर ऐसे गुम्बद टाइप का, ऐसे ना ऊपर गुम्बद होता है, ऐसे जैसे हेमिस्फीयर होता है ना उल्टा, ऐसा मानो कि कटोरा है आपका, उस कटोरे को उल्टा कर दो तो हेमिस्फीयर हो जाता है। तो वैसे गुम्बद देखा ना, मस्जिदों के ऊपर जो गुम्बद होता है उसे गुम्बद कहते हैं, ठीक है ना। और जो एक मेहराब होता है, मेहराब क्या होता है? मेहराब कहने का मतलब आपने देखा होगा कि हिंदू धर्म के अंदर जो गेट होते हैं कुछ ऐसे बने होते हैं, इस तरीके से रेक्टेंगल शेप में गेट बने होते हैं, रेक्टेंगल शेप में, ठीक है। लेकिन मेहराब जो होता है वो ऐसा नहीं होता, मेहराब एक ऐसा होता है, ये ऊपर से ऐसे सर्कल बना दो, मतलब उल्टा यू कर दो आप, क्या कर दो? उल्टा यू, तो उल्टा यू मेहराब होता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या, ये जैसे उर्दू में कुछ लिखवा देते थे अपनी, जैसे मान लो आयतें वगैरह लिखवा देते हैं, अपनी मस्जिद वगैरह में देखा होगा, उसे मेहराब कहते हैं। तो मेहराब और ये, अब इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने दोनों को मिक्स कर दिया, इन्होंने हमसे भी कुछ चीज़ें ली और कुछ अपना भी ऐड कर दिया। फॉर एग्जांपल के तौर पे दीवारें तो भाई ऐसी बनती थी हिंदू धर्म में, मान लो ऐसे बनती थी पहले गेट, इन्होंने ये हटा करके ये कर दिया, लो ऊपर से यू बना दिया, तो क्या नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? हिंदू वाला, ऊपर वाला मुस्लिम वाला। तो इसको क्या बोला गया? इंडो इस्लामिक पद्धति। इंडो मतलब इंडियन और इस्लामिक मतलब इस्लाम धर्म, ठीक है। तो इंडो इस्लामिक पद्धति से यहाँ पर चीज़ों को बनाया गया था किले के अंदर, जैसे गेट को बनाया गया था, गुम्बद वगैरह, है ना, ये सब बनाया गया था। उसके बाद किले में प्रवेश करने के लिए बेहतरीन प्रकार के सुरक्षित प्रवेश और द्वार थे, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि जितने भी प्रवेश द्वार थे उस पर तगड़ी सिक्योरिटी होती थी, बहुत भयंकर वाली, ठीक है। वो सिक्योरिटी इस बात का प्रमाण थी कि किले के अंदर कितनी ज़्यादा सुरक्षा है, ठीक है। और ये सारे के सारे जितने भी सुरक्षित द्वार थे, ये सारे के सारे एक मेन सड़क से होते हुए किले के बाहर निकलते थे, डायरेक्ट खुफिया रास्तों से,
ठीक है, जो कि प्रमुख सड़कों को आपस में जोड़ देते थे। ये सारे के सारे बेहतरीन सड़कें, ठीक है। तो ये किले के, जैसे कि मान लो कि अब अंदर किला, अब इन केस मान लो राजा फंस गया, ठीक है। अब राजा को, आपको पता है, आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा, जब राजा फंस जाता है तो महल के अंदर से खुफिया दरवाजा होता है, खुफिया तरफ से निकलता है ना। जैसे कि कौन सा था मूवी, बाहुबली, उसके अंदर जो वो उसकी माँ होती है, क्या नाम तो नाम होता है उसका, है ना, जो भी महेशमती, है ना, महेशमती तो साम्राज्य होता है, गलत हो गया, है ना, पता नहीं क्या तो नाम होता है। तो वो क्या करती है कि एक छोटे से उससे नहीं निकल जाती है और फिर वो नदी में, तो उसी प्रकार से ही, वैसे ही आगे चल के ये मेन सड़कों को जोड़ती थी। ये सड़कें कैसी होती थी, महत्वपूर्ण सड़कें होती थी। क्यों? क्योंकि ये सड़कें देखिए इसमें जितनी भी सड़कें थी ना विजयनगर साम्राज्य, वो किसी न किसी मंदिर से होकर के जाती थी, है ना, किसी न किसी मंदिर से होकर के जाते थे, जिसकी वजह से वहाँ पर एक क्या था कि अब फॉर एग्जाम्पल से समझाता हूँ, मान लो कि यहाँ पर एक मंदिर है, 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 यहाँ पर एक मंदिर, तो मंदिर का वहाँ पर बहुत ज़्यादा हिसाब किताब था। तो कोई भी सड़क होकर जाएगी ना, ये मंदिर से होकर के जाती थी, इस तरीके से कनेक्टेड होती थी। या तो मान लो इस संरचना में रहेगी और बाहर की तरफ निकल जाएगी, ठीक है। या मान लो कोई सड़क इधर से जा रही है तो इस वाले मंदिर से होकर चली गई, कोई इधर चल तो इस वाले मंदिर से होकर चली गई, कोई इस मंदिर से होकर के चली गई, यानी कि कोई ना कोई सड़कें जो थी मंदिर से होकर के ही जाती थी, ठीक है ना। इस तरीके से सड़कों का निर्माण करवाया गया था, ठीक है। और मंदिर के प्रवेश द्वार से ही होकर के जाना उस सड़क को, ठीक है। इस तरह का आर्किटेक्चर था उस समय। तो ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट, कौन सा, किले बनते तथा सड़कें। अब अगला कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं, ठीक है। देखते हैं अगला पॉइंट है, यानी अगला कॉन्सेप्ट, नाम क्या है इसी, नाम है इसका राजकीय केंद्र, ठीक है, राजकीय केंद्र। ध्यान देंगे इसके ऊपर। तो राजकीय केंद्र के अंदर सिर्फ दो कॉन्सेप्ट है, जिसमें से पहला वाला हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो राजकीय केंद्र, तो राजकीय केंद्र के अंदर जो पहला कॉन्सेप्ट है, इसका नाम है महानवी डिब्बा। क्या नाम है? महानवी डिब्बा। तो महानवी डिब्बा पढ़ने से पहले दो पॉइंट पढ़ लें। जैसे पहला राजकीय केंद्र के बारे में, कि राजकीय केंद्र बस्ती के दक्षिण पश्चिम भाग। अब राजकीय केंद्र मैंने आपको पहले ही बता दिया, राजकीय केंद्र जहां पर किसका शासन होगा, राजा का। किसका शासन होगा? राजा का शासन। उसको क्या बोला जाएगा? राजकीय केंद्र। तो ये कहाँ पड़ता है? ये दक्षिण पश्चिम भाग में पड़ता था विजयनगर साम्राज्य के, और इस भाग में सबसे ज्यादा मंदिर थे। कितने मंदिर थे? 60 मंदिर थे इस भाग के अंदर, ठीक है, टोटल 60 मंदिर था, इसलिए इंपॉर्टेंट। अच्छा, अगला जो 4.1 है, 4.1 कॉन्सेप्ट नंबर, सब कॉन्सेप्ट नंबर 4.1, ये महानवमी डिब्बा। अच्छा, ये शब्द जो होता है महानवमी, इसका मतलब क्या है? महानवमी, देखो, महानवमी का मतलब होता है महानौवा दिवस। महानौवा दिवस मतलब कि नवरात्रि। यहाँ पर इससे पता लगता है यहाँ पर नवरात्रि काफ़ी फेमस थी, क्योंकि नवरात्रि में जो 9वां दिन होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और वहीं से ये आया है महानवमी डिब्बा, ठीक है। इसको अच्छे से और समझाता हूँ। देखो, ये ऐसा माना जाता था कि जो महानवमी डिब्बा है, यहाँ पर राजा लोग रहते थे, पर इसका कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिला है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पर राजा रहते थे। यहाँ पर ज़्यादा प्रमाण इस बात के मिले हैं कि इस जगह पर हो सकता है तो जो धार्मिक कार्यक्रम होता था वो होते थे, ठीक है। जैसे यहाँ पर दो प्रभावी मंच मिले हैं। मंच समझते हो ना, स्टेज, जो कि स्टेज हमेशा सा ऊंचा और बड़ा होता है, तो ये भी एक स्टेज के फॉर्मेट में ही था, काफी ऊंचा और काफी बड़ा था ये, ठीक है ना। जिसमें पहला बोला गया सभा मंडप, तो ऐसा माना जाता है यहाँ पर सभा होती थी लोगों की। और दूसरा महानवमी डिब्बा। अब महानवमी डिब्बा हमारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तो भाई सभा था, सभा होती थी यहाँ पर। तो जो महानवमी डिब्बा था ना, ये चारों तरफ ऊंचे क्षेत्र से घिरा हुआ था। मतलब कि अगर यहाँ पर कोई कार्यक्रम हो भी रहा है ना, तो जो ऑडियंस है वो आराम से चारों तरफ इसके बैठ जाएगी, और बीच में कार्यक्रम हो रहा है जिसका वो आनंद ले सकते हैं, ठीक है। इसकी जो आधार था, इसका बेस था, वो कितना था? 11,000 फीट। मतलब इसका बेस क्या है? मतलब ये वाला बेस, ये ऐसा कुछ इस प्रकार में, ये कितना था? पूरा 11,000 फीट का था, ठीक है ना। और इसकी जो ऊंचाई थी, अब ये ऊंचाई की बात करो, ऊंचाई थी 40 फीट, यानी कि दूर दूर से कार्यक्रम आसानी से देखा जा सकता है, ठीक है, इतना बड़ा था। तो इसके ज्यादा इसी बात के प्रमाण मिल रहे हैं कि यहाँ पर क्या कार्यक्रम होता था, राजा का कोई स्थान नहीं था ये, ठीक है ना। राजा ने सिर्फ कार्यक्रम के लिए बनवाया था। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर सितंबर से अक्टूबर में, क्योंकि सितंबर से अक्टूबर में अभी के टाइम पे, जैसा अभी जो टाइम पीरियड चल रहा है, इसमें दशहरा गई, जैसे आपको पता है, दुर्गा पूजा वगैरह, ये जो हिंदू कार्यक्रम होते थे यहाँ पर ज्यादा होते थे। और कहीं ना कहीं ये दुर्गा पूजा का यहाँ पर बहुत ही मेन रोल था, क्योंकि दुर्गा पूजा से ही ये शब्द बना है महानवमी डिब्बा, जिसका मतलब होता है महानौवा दिवस,
ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा, कनेक्ट कर पा रहे होगे आप, ठीक है, कि महानवी, ये जो महानवमी डिब्बा है ये है क्या, ठीक है। तो ये एक कार्यक्रम स्टेज था और इसका नाम दुर्गा पूजा पे रखा गया था, क्योंकि नव इसका मतलब होता है महानवा दिवस, ठीक है। चलो जी आगे बढ़े। यहाँ पर ऐसा भी माना जाता है कि राजा अपने रुतबे का प्रदर्शन करते थे, है ना, यानी कि अपने शो ऑफ करने एक तरीके से वो भी किया करते थे। और इसीलिए आपको पता होगा अश्वमेध यज्ञ चलता था जहाँ पर घोड़े की पूजा की जाती थी और वो घोड़ा छोड़ा जाता था। ये आपने रामायण में देखा होगा कि अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा, जैसे मान लो कि मैंने एक घोड़े की पूजा करी और मैंने उस घोड़े के ऊपर कुछ लिखवा दिया, है ना, लिखवा दिया ये कि भाई जो भी इस घोड़े को पकड़ेगा उससे मुझे युद्ध करना पड़ेगा, उसको मुझसे युद्ध करना पड़ेगा, अन्यथा इस घोड़े को जाने दिया जाए और आप मेरे क्या हो जाओगे, यानी कि आपकी जमीन मेरे टेरिटरी में आ जाएगी, आप यानी मेरे अधीन हो, मैं आप पे राज नहीं करूंगा, हाँ, लेकिन आप मेरे अधीन हो, आप मुझसे बड़े नहीं हो, फिर इसका मतलब ये है कि आप मेरे सामने झुक गए, ठीक है। तो उसे कहते थे अश्वमेध यज्ञ। तो उसके अंदर घोड़ा जिस जिस रास्तों से होकर के जाएगा, यानी कि अब एक घोड़ा है मेरे राज्य का है, मेरा राज्य पार करके दूसरे राजा का राज्य उसमें उसमें जाएगा, उसमें जाने के बाद वहाँ के राजा ने, वहाँ के सैनिक जरूर उसको पकड़ेंगे, उसके ऊपर दी हुई चेतावनी को पढ़ेंगे, मैसेज को राजा तक ले जाया जाएगा वहाँ के, और राजा अगर इसने स्वीकार करा इस चीज़ को कि हाँ भाई जो उस पर लिखी बात है मैं उसको मानता हूँ, तो घोड़े को आगे जाने दो, अन्यथा अगर आप उसके खिलाफ हो तो आप लड़ो जाके राजा से। और ऐसे ही राजा ऐसे ही वो घोड़ा अन्य अन्य राज्यों में जाता था, ठीक है, जिससे कि क्या होता था कि यहाँ पर इसी से ही राजा क्या करते थे, अपने रुतबे का प्रदर्शन करते थे, अपनी ताकत का प्रदर्शन करते थे, ठीक है जी। हाँ, उसके बाद तो यहाँ पर घोड़े की पूजा की जाती थी और भैंसों की बलि दी जाती थी, भैंसों की होता था, अन्य जानवरों की भी इसके अंदर बलि शामिल थी। अच्छा, इसका जो महानवी डिब्बा है ना, इसका अस्तित्व आज भी है, इसका अस्तित्व आज भी है। और आज भी, क्योंकि आज भी आप जब वहाँ पर लोग घूमने जाते हैं, अब तो ये टूरिस्ट प्लेस हो गया, वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर इसकी गिनती हो गई, यूनेस्को ने इसके अपने अंदर ले लिया। तो यहाँ पर क्या होता है कि अभी लोग घूमने जाते हैं तो ये दिखता है वहाँ पर, ठीक है, इसका फिगर आपके बुक में भी होगा, ठीक है, आप देखना जरा महानवी डिब्बा ये किस तरीके से, काफी बड़ा ऊंचा था, यहाँ पर विशाल अनुष्ठान केंद्र होते थे, ठीक है, यानी कि अनुष्ठानिक कार्य किए जाते थे यहाँ पर, कहाँ पर, महानवी डिब्बा। तो महानवमी डिब्बे से ये चीजें बन सकती हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और कुछ नहीं है, ठीक है। आप बस जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आप ध्यान से पढ़ो, ठीक है, और जितना पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ो, ठीक है। किताब को इंपॉर्टेंट होता है कि पहली बार में हम किताब पूरी पढ़ते हैं, किताब पढ़ने का एक तरीका होता है कि पहली बार में आप किताब पूरी पढ़ो, दूसरी बार में अंडरलाइन करो कि आप, क्योंकि हम ना ज़्यादा चीज़ें याद नहीं रह सकते, हमारा माइंड ऐसा ही होता है, हमें क्या करना पड़ता है, पढ़ करके उसको छोटा करना होता है, और छोटा करके याद रखोगे तो लंबे समय तक याद रहेगा। ये एक पढ़ाई का टेक्निक होती है, ठीक है, क्योंकि अब पूरी किताब रट लो ऐसा थोड़ी ना होता है, अब कोई कभी पूरी किताब नहीं रटता है, उसके वो नोट्स याद करता है, जैसे कि नोट्स बना दिए मैंने, ठीक है ना, अब ये चीज़ें हैं, तो आप हमेशा क्लिक कर जाओगे, जब लिखते समय ना आप बना के लिखोगे उसको फिर तरीके से ऐड करके, है ना। तो नोट्स हमेशा छोटे होने चाहिए ताकि दिमाग में फिट रहे, और जब पेपर एग्जाम देते समय आप उन्हीं पॉइंटों को याद करोगे जो आपने नोट्स बनाते समय लिखे थे, और आप उसको बड़ा करके लिखोगे, और ये कला तो सबके अंदर होती है, ठीक है जी। अगला कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं 4.2। जो अगला कॉन्सेप्ट है ये 4.2, राजकीय केंद्रों में स्थित अन्य भवन की बात करते हैं। ये जो छोटा था, ज्यादा बड़ा नहीं है, देखेंगे। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले एक मिला था लोटस महल, क्या मिला हमें, लोटस महल, ठीक है। ये लोटस महल कहा जाता था, ये कब मिला, ये 19वीं शताब्दी में मिला, कब मिला, 19वीं शताब्दी में मिला, ठीक है। और ऐसा माना जाता था कि जो लोटस महल है इसके अंदर राजा वगैरह रहते थे, पर इसके भी कोई स्रोत सही से नहीं मिले, लेकिन हाँ ये लोटस महल था, ये वहाँ पर पाया गया था। अगला, तो अब ये लोटस महल था क्या, तो लोगों को कहना था कि यहीं पर राजा रहते थे, पर ऐसा लोग मानते नहीं थे, ठीक है, क्योंकि लोगों को कहना था, पर वहाँ के जो आर्कियोलॉजिस्ट थे जब वो खोज करने आए तो उनको ऐसा कोई प्रमाण मिला नहीं कि यहाँ पर राजा रहते थे। हाँ, अब इसके जो महान एक जो खोज करता रहे, क्या नाम था उनका, मैकेंजी साहब, है ना। तो मैकेंजी साहब ने अपने एक उन्होंने जो सबूत दिए थे, उन सबूतों में से एक चीज उन्होंने ये बताई थी कि ये हो सकता है, तो मेरे हिसाब से नहीं, मैकेंजी के हिसाब से, मैकेंजी साहब के हिसाब से ये हो सकता है कि राजा यहाँ पर ना अपने मंत्रियों से मिलने आता है, किससे, मंत्रियों से मिलने आता है, मंत्रियों से, ठीक है। इसीलिए वो मंत्रियों से मिलने आता है, क्यों, क्योंकि उसको परामर्श चाहिए होता है ना। तो ये एक तरीके से सभागार हो सकता है, ये मैकेंजी साहब कहते हैं, ठीक है। तो परामर्शदाता से मिलता था, अपने मंत्रियों से मिलने आता था, कहाँ पर, वो कमल महल के अंदर, कमल महल। अच्छा, कमल महल ये जो नाम था ना, ये लोटस महल, ये जो नाम दिया गया था अंग्रेजों द्वारा दिया गया था, पहले का नाम क्या था वो नहीं पता। अगला, एक यहाँ पर था हजार राम मंदिर, क्या था, हजार राम मंदिर। और हजार राम मंदिर के बारे में खास बात क्या है कि यहाँ पर सिर्फ राजा तथा उनके परिवार वाले ही सिर्फ पूजा करते थे,
राजा और उनके परिवार वालों के लिए स्पेशल पर्सनल मंदिर माना जाता था, हजार राम मंदिर। और इसके अंदर काफ़ी सारी मूर्तियाँ थी, ठीक है ना, पर वो मूर्तियाँ अभी नहीं है, वो टूट गई सारी की सारी। लेकिन हाँ, उनकी दीवारों पर कुछ क्या पाया गया हमें, पटल मूर्तियाँ। क्या पाई गई है, पटल मूर्तियाँ। और उन पटल मूर्तियों से देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस समय लोगों के अंदर किस तरीके से धार्मिक चीज़ों के लिए भावनाएं थी। अच्छा, पटल मूर्तियों के अंदर रामायण का उल्लेख किया गया है, रामायण, ठीक है, यानी रामायण से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो पटल मूर्तियों, यानी पटल मूर्तियाँ क्या होती है, जो दीवारों के ऊपर खोद खोद के बनाई जाती है, चित्रकारी बनाई जाती है, उसे पटल मूर्तियाँ कहते हैं। उभरी हुई संरचना, दीवारों पर उभरी हुई संरचना पटल मूर्तियाँ होती है। तो उसके अंदर रामायण के स्रोत मिले, है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो मुस्लिम इस्लामिक धर्म था जिसके अंदर वो गुम्बद बनाते थे, उसमें अपनी इस्लाम धर्म की आयतें लिखते थे, उसी प्रकार ये पटल मूर्तियों में रामायण के स्रोत मिले हमें, ठीक है। अच्छा, फिर आक्रमण के बाद ये सब खत्म हो गया, ठीक है। जब विजयनगर का विघटन हुआ, मूर्तियां वगैरह तोड़ दी गई थी, पर पटल मूर्तियां तो थी, ठीक है ना। आक्रमण से जो मूर्तियां थी वो सब खत्म कर दी गई थी, ठीक है। आपको पता है कि हमारे इतिहास के अंदर एक मोहम्मद गजनवी नाम का एक व्यक्ति था जो जिसे मूर्ति भंजक कहा जाता था। तो सिर्फ वो भारत में आकर लूटपाट करता था और मंदिरों की मूर्ति ही तोड़ देता था, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर ये समझ गया विजयनगर साम्राज्य के अंदर राजकीय केंद्रों में स्थित अन्य भवन, इसमें बस इतना ही, इससे ज़्यादा है भी नहीं, ठीक है। अब दो कॉन्सेप्ट रह रहे हैं, एक पांचवा और एक छठा, वो अगली वीडियो में मैं पूरा कर दूंगा, ठीक है। तो आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इससे रिलेटेड फिर जब तीसरी वीडियो अपलोड करूंगा उसके नीचे मैं कुछ क्वेश्चंस भी अपलोड करूंगा तकरीबन, ठीक है ना। उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। आप वीडियो को एक बार दो बार देखो, ठीक है, समझ में आएगी चीज़ें, नहीं समझ में आती आप मुझे फिर से बताना, ठीक है। मैं क्लास में समझाऊंगा, क्लास में भी नहीं आ रहा समझ में, फिर से मैं वीडियो बना दूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन उम्मीद है कि आपने अगर 2 से 3 बार देख ले तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी बुक के साथ, ठीक है ना। आप पहले ये देखना, और इसका मतलब ये नहीं कि आपको ये देखना फिर किताब नहीं पढ़नी, किताब पढ़ना, क्योंकि किताब पढ़ोगे पहले आपको नहीं समझ में आ रहा था, अब जब ये सुनने के बाद अब जब किताब पढ़ोगे तो 100% समझ में आएगा आपको कि मैं क्या बोल रहा हूँ, रिलेट कर पाओगे आप आसानी से, ठीक है। तो इसी वजह से, क्योंकि ये जो नोट्स बने हैं ना, ये भी बुक में से ही बने हैं, ये कहीं से, या कोई भी टीचर पढ़ा रहा है ना आपको, कहीं पे भी पढ़ा रहा है तो किताब में से ही नोट्स बना करके पढ़ा रहा है वो आपको। ये नहीं कि वो अलग बिल्कुल वो एकदम कोरिया से पढ़ के आया और वहाँ का इतिहास आपको बता रहा है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, सब यहीं का इतिहास है, सब आपके किताब में दिया हुआ है, पर बस समझाने की बात है और समझाने के लिए ही मैं यहाँ पर आया, ठीक है ना। तो देखते हैं आगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ठीक है।